तो आज का पहला टॉपिक ले रहे हैं हमने लास्ट क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था और आज उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल के शेप में एक ग्लास की एक स्लैब लेंगे। ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। ऊपर एयर, नीचे एयर और यहाँ पे ग्लास। तो अब हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि इस पॉइंट पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। तो जब लाइट एयर से आ रही है और ग्लास मटेरियल पे एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन किस टाइप का होगा, इसके लिए पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग किस तरफ होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्योंकि हम जानते हैं कि एयर और ग्लास में जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है वो एयर है और डेंसर कौन सा है, ग्लास। क्योंकि स्पीड एयर में ज़्यादा होती है और लाइट की स्पीड ग्लास में कम होती है। तो आप ये बेंडिंग दिखाओगे टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और ये रे अब ग्लास में जब तक है तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, एक बार रिफ्रैक्शन इस फेस में हुआ एयर से ग्लास में जाते वक्त। अब वापस से जो लाइट रे है ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि इमर्ज कर रही है, बाहर निकल रही है। यहाँ एंटर कर रही थी और यहाँ बाहर निकल रही है, इमर्ज कर रही है। तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे ग्लास से एयर में जा रही है लाइट, मीडियम में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन शो करने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, डॉटेड। अब बताओ यहाँ पे बेंडिंग किस तरफ होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्योंकि इस बार ग्लास से एयर में लाइट एंटर कर रही है तो जो डेंसर से रेयर की तरफ लाइट जा रही है, रेयर, डेंसर एंड फिर रेयर। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी बेंडिंग। ठीक है, इस तरह से आपने ये ड्रॉ कर देना है। तो अब देखो, ये जो रे है इसमें कुछ पॉइंट लगाते हैं, जैसे ये ए पॉइंट बी। तो ए से लेकर बी तक जो ये रे आई, इसे तो हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो एंगल है इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर इस बी पॉइंट से और यहाँ तक फिर लाइट जो है वो ग्लास के अंदर रही। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। तो ये जो बी से लेकर सी तक जो लाइट रे है इसे कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। फिर रे आगे गई, ये एंगल इसके इक्वल होगा, आर ही होगा, ठीक है। तो फिर ये जो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुई, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्योंकि जो रे है वो बाहर निकल रही है तो इस रे को तो हम कहेंगे एमर्जेंट रे। क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे, जो बाहर निकल रही है, इमर्ज कर रही है। और इस एंगल को कहेंगे, ई से डिनोट करेंगे, स्मॉल ई से, और इसे कहेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि जो ए से लेकर बी तक की रे थी वो थी इंसिडेंट रे, जो बी से लेकर सी तक की रे थी वो थी रिफ्रैक्टेड रे, और जो सी से लेकर डी तक की रे थी वो थी एमर्जेंट रे, ठीक है। अब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये ई एंगल ऑफ इमर्जेंस।
अब इसमें हमने देखा 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, जब एयर से ग्लास में गया और ग्लास से एयर में आई लाइट। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता बीच में तो लाइट जो ये आ रही है इसने ऐसे जाना था, डॉटेड बना देते हैं, इस तरह जाना था ना। लेकिन ग्लास स्लैब के होने की वजह से बीच में लाइट शिफ्ट होगी। डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो लाइट है वो साइड वाइज शिफ्ट होगी, साइड में शिफ्ट होगी। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। जैसे कि अगर आप, ये एक रोड है और इस रोड में आप जा रहे हो आगे गाड़ी में, तो अब आपने क्या किया, लेन चेंज कर दी, अब गाड़ी इधर कर दी और अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आपने साइड में थोड़ी सी गाड़ी को शिफ्ट कर दिया, साइड में। साइड को हम क्या कहते हैं, लेटरल। तो हम कहेंगे कि जो गाड़ी है वो थोड़ी लेटरली हमने क्या कर दी, शिफ्ट कर दी। तो यहाँ पे भी क्या है, जो एक्चुअल में जो रे है वो तो यूँ गई, लेकिन इधर आनी चाहिए थी अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये डायरेक्शन है जो, यानी कि जो ये इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, पहली बात तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। और इनके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको डी से डिनोट कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस डिस्टेंस को हम, या इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और ये है क्या, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड emergent रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यही है ना, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, ये देखो इमर्जेंट, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, इनके बीच के डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, पहला पॉइंट, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो इसकी थिकनेस है ग्लास स्लैब की, इस पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अगर ये थिकनेस बढ़ेगी तो लेटरल शिफ्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है ये जो लाइट है इसका कलर, कलर ऑफ लाइट, यानी कि वेव लेंथ कह सकते हैं, कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट और वेव लेंथ भी कह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लेटरल शिफ्ट कितना होगा। अगर ये तीनों, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ कर दे तो लेटरल शिफ्ट भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपकी ये ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ा दें तो लेटरल शिफ्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और कलर ऑफ लाइट का ये है कि अलग अलग कलर की लाइट का जो ये होता है इफ़ेक्ट, लेटरल शिफ्ट का इफ़ेक्ट, वो अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें, वॉयलेट कलर की लाइट होती तो ये जो शिफ्ट होता वो वॉयलेट कलर में ज़्यादा होता, जबकि अगर रेड कलर की लाइट है उसमें ये जो शिफ्ट होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा रेड कलर की लाइट में, वो कम होगा, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, लाइट पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, अगर हम कुछ कंडीशन दें, ये तो आपको पता ही है। अगर ग्लास स्लैब में लाइट बिल्कुल ऐसे
इंसिडेंट हो रही, इस वाली लाइट के लिए आपको पता है ना कि जब लाइट बिल्कुल नॉर्मल के साथ आती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, 0 होता है, तब बिल्कुल सीधी जाएगी लाइट, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और ये यहाँ पे भी बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, इस केस में रिफ्रैक्शन भी नहीं होता और लेटरल शिफ्ट भी नहीं होता, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता। इसको तो आप खुद ही, अगर आपके पास कोई ग्लास रेक्टेंगुलर सी कांच की या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की चीज़ है, उसके पीछे से अगर देखो आप कुछ भी चीज़, बिल्कुल सामने से देखोगे तो कोई शिफ्ट नहीं होगा, और थोड़ा सा आप तिरछे से देखोगे तो वो जो चीज़ है उसके पीछे की लिखी हुई चीज़ वो आपको थोड़ा शिफ्ट नज़र आएगी। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, एक तो कंडीशन हमने बता दी कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होता, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो। और एक और कंडीशन है जब रिफ्रैक्शन नहीं होता, जब जैसे कि ये दो मीडियम है, एक मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम, और दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए, बिल्कुल सेम, तो तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। रीज़न, क्योंकि तब क्या होगा, इसमें जो लाइट की स्पीड होगी और इसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट की स्पीड भी सेम रहेगी, तो इसलिए लाइट बिल्कुल सीधी चल जाएगी, कैसे भी आए, चाहे ऐसे आए या कैसे भी आए, ऑब्लिकली आए या परपेंडिकुलर आए, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडिया इज सेम। तो दो कंडीशन है रिफ्रैक्शन ना होने की, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग आए, यानी इंटरफेस पे परपेंडिकुलर हो, और दूसरा कि दोनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, फिर तो रे कैसे भी आ जाए। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लाइट। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, जो कल हमने पढ़ा था। Light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? And the speed of light in vacuum आपको पता ही है। अब देखो क्या लिखा है कि जो लाइट है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है, यहाँ एयर और ये ग्लास, और लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, एयर से और ग्लास में एंटर कर रही है, इस तरह से। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो कितना दिया है, 1.5, किसके रेस्पेक्ट में, पता लग चुका होगा, एयर के, क्योंकि एयर से ही ग्लास में लाइट जा रही है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। पढ़ा था हमने कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में हो, जब लाइट किसी वैक्यूम से या एयर से तब किसी मटेरियल के अंदर एंटर करती है, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होता है, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल आपको पता है क्या होता है, एन, और यहाँ पे लिख देते हैं ग्लास। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कितना दिया हुआ है, 1.5 यूनिट, कुछ नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब बोला है कि लाइट की स्पीड क्या होगी ग्लास में, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका उस मीडियम में लाइट की स्पीड डिनोमिनेटर में रखना है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास कितना है, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता है या वैक्यूम पता है, 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये तो निकालना है, इसको क्या ले लेते हैं, v। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 × v और 1 × 3 × 10⁸,
v यहीं रखो और 1.5 को डिनोमिनेटर में ले आओ, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो 0, ये हो गया 15 2 जा, तो ये कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। लाइट travels through water with speed 2.25 × 10⁸ meter per second. What is the refractive index of water? समझ गए कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, मेंशन नहीं है ना किसके रेस्पेक्ट में, तो ये आपका है वैक्यूम, यानी वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपको दिया है लाइट की स्पीड इन वाटर v, और यहाँ लिख देते हैं वाटर। ये क्या है बताओ, ये सिंबल v मतलब स्पीड ऑफ लाइट और वाटर मतलब वाटर में कितने दे रखा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड वैक्यूम में या एयर में कितनी होती है, c से डिनोट करते हैं हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n निकालना है हमने किसका, वाटर का। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर वो ऊपर c, और स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर वो होगा डिनोमिनेटर में, यानी कि v वाटर, यही होता है फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आएगा, आप देखो c कितना है 3 × 10⁸, यानी कि लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, और अपॉन में लाइट की स्पीड इन वाटर कितना है 2.25 × 10⁸। ये सॉल्व करना और ये लगभग आ जाएगा 1.33 अप्रॉक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया वाटर का 1.33, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज़ 1.46, ठीक है। और हमें बोला गया है निकालो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। इफ इट्स स्पीड इन ग्लिसरीन इज़ 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लिसरीन का, यानी कि n ग्लिसरीन कितना दिया है 1.46, और लाइट की स्पीड भी दी है किस में, ग्लिसरीन में। ग्लिसरीन में लाइट की स्पीड कितनी दी है 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लाइट की स्पीड इन एयर, ये निकालना है, ठीक है। तो बताओ कौन सा फॉर्म लगेगा, पहले तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लेंगे ग्लिसरीन का। क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो न्यूमरेटर में, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन वो डिनोमिनेटर में रहेगा। वैल्यू पुट करो, कितना दे रखा था आपको ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46, हमें ये निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन कितना दिया है 2.05 × 10⁸। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1.46 × 2.05 × 10⁸ इज इक्वल टू, तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे दोनों को और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एक और टाइप का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जिसमें है आपका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड
is 2.47 and that मतलब refractive index of glass is 1.5, ठीक है 1. तो how much faster does light travel in glass than in डायमंड. यानी कि डायमंड के कंपैरिजन में ग्लास में लाइट कितनी तेज ट्रैवल करेगी. ठीक है, पहले तो ये बताओ दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से डायमंड का ज़्यादा है, यानी कि इसमें लाइट की स्पीड कम है और इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे देखो. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ. अगर आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, इसे लिख देते हैं. तो अभी तक क्या फॉर्मूला बोला था हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ऊपर रहेगा और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे रहेगा. लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर वाले. तो अच्छी तरह देख लो इस फॉर्मूले को. यानी कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड से डिवाइड कर दोगे तो आप ये निकाल सकते हो. तो कितना आएगा बताओ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.51 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है 2.47. तो ये आ जाएगा आपका. ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है कि लाइट की स्पीड कितनी तेज़ होगी ग्लास में दैन इसमें. तो आपने क्या करना है, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाला है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, लेकिन अगर आप निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, तब बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ऊपर रहेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे रहेगा. तो तब क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2.47 डिवाइडेड बाय 1.51. ठीक है, बस आपको ये वाला यूज़ करना है, इसमें इसको नहीं करना इसको. अब आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपका कुछ आंसर 1.5 के करीब आ जाएगा. डिवाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ 1.5 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. यानी ग्लास में लाइट की स्पीड लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड से. अगर आप ये डिवाइड करोगे तो आपको इतना अप्रॉक्स आंसर मिल जाएगा. तो मेन था इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूले को आप देखना कैसे करना है. तो एक बार जनरलाइज कर दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1. तो एक चीज़ देखा आपने, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, n1 बाय n2, n2 बाय n1. इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू होगा रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको दिया होगा जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वाटर, और पूछ लेंगे आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उल्टा करके पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है. उस केस में आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है. ठीक है, तो ये थे आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन. और इसके बाद जब हम अगली क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज. ठीक है, और स्फेरिकल लेंस दो टाइप के, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस. ठीक है,
इस बार जैसे मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर था वो क्या था, वो था कॉन्वेक्स मिरर क्या था, डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग, और कॉनकेव लेंस क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी लाइट रेज होंगी जो पैरेलल आएंगी उसको एक पॉइंट में मीट करवा देता है, यानी कन्वर्ज कराता है, जबकि ये जो कॉनकेव लेंस होगा ये लाइट को स्प्रेड आउट कर देता है। ठीक है ना। अब ये तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सा बता दिया। अगली क्लास में अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और रे डायग्राम्स भी बनाएंगे जैसे हमने मिरर में बनाए थे। ठीक है। तो लास्ट में मैंने बताया तो पूरे न्यूमेरिकल करते हुए, खुद अपने हाथ से लिखते हुए न्यूमेरिकल के आंसर निकालते हुए आपको यहाँ तक करना है। और मैंने जो शीट दी है उसके न्यूमेरिकल भी अब करने हैं थोड़े थोड़े, सभी एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं आ रहे वो मुझसे पूछ सकते हो आप।